लेकिन केदारनाथ में जो चुनाव हुए, बहुत कुछ कहीं खामोशी के साथ तो कहीं शोर मचाते हुए कह भी गए। इस चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मूल निवास भू कानून से बचने का ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन जनता में मूल निवास और भू कानून एक मुद्दे की तरह व्याप्त था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामलों पर भी चुप्पी साधना चाहते थे, लेकिन सचिवालय में बॉबी का जो प्रकरण था और उस प्रकरण के ठीक बाद बॉबी का एक निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में केदारनाथ पहुंचना, भ्रष्टाचार के मामलों को सिरे से खारिज करने की जो कोशिश भाजपा की थी, कांग्रेस की थी, उस पर पलीता लगा गया और पूरा का पूरा चुनाव भ्रष्टाचार की बातचीत के बीच भी चला, भू कानून की बातचीत के बीच भी चला, मूल निवास की बातचीत के बीच चला। इस चुनाव में एक बड़ी सुकून देने वाली बात यह थी कि जिस यूसीसी के कानून को लेकर पीठ थपथपा रही है वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार, तो मूल निवास और भू कानून ने सरकार के इस स्वपीठ थपथपाने पर बहुत से सवाल खड़े कर दिए। लोगों ने सवाल पूछे कि क्या आपका जो ये कानून है, ये हमको मूल निवास से और पीछे धकेलने का कानून तो नहीं है? और इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी पर जो सवाल उठ रहे थे वो केदारनाथ को लेकर भी उठ रहे थे। तो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर एक बनाने की बात हुई और जिस पर बड़ा विवाद भी हुआ था, शंकराचार्य को भी जिस पर बोलना पड़ा था, वो तमाम मुद्दे तो थे ही थे। इस पूरे में जहां जनता शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, विकास, कृषि, घटती हुई कृषि का क्षेत्र, बर्बाद होते हुए फसलें, बंदरों का, बाघ का, भालुओं का आतंक, भूस्खलन, भूकटाव, भूफिसलाव जैसे मुद्दों को चुनाव के बीच में लाना चाहती थी, उन मुद्दों से बचने का प्रयास कांग्रेस भी कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी और उनकी पूरी कोशिश थी कि उन मुद्दों को ना उठाया जाए। इधर एक सुकून देने वाली जो बात सामने आई, अब चुनाव परिणाम में किसको कितने मत मिले वो गर्भ में है अभी फिलहाल, लेकिन जिस यूकेडी को हम सुप्त प्राय, समाप्त प्राय मानकर चल रहे थे, इस चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल को लोगों ने सुना, केदारनाथ के लोगों ने सुना, समझा, उनको बैठने की जगह दी, उनके लिए मंच बनाया और उत्तराखंड क्रांति दल भी इसमें आश्वान्वित रही कि जो पिछली बार 1400-1500 वोट में सिमट गई थी, उससे पहले 20-2200 वोट में, वो भी लगाते हैं कि हम 5-1 हज़ार वोट तक तो जाएंगे ही जाएंगे। बॉबी पवार का एक निर्दलीय के पक्ष में उतरना और बृहद तरीके से जनता के बीच में जाना, उस पर भी काफ़ी समर्थन लोगों को मिला। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो एक दंभ की स्थिति रहती है कि नहीं साहब, क्षेत्रीय विकल्प नहीं है, निर्दलीयों को तो कोई पूछता ही नहीं है, उनको सुनता कौन है, तो अब उनको मनन करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में बॉबी पवार ने इशारा कर दिया था कि जो जन मुद्दों पर बोलेगा, जो जनता के साथ खड़ा होगा, जनता उसको हाथों हाथ लेगी। हार और जीत बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है, बॉबी के ही शब्दों में महत्वपूर्ण होता है कि जनता के बीच आपको कितना स्वीकारा जा रहा है। एक निर्दलीय व्यक्ति को यदि 1,60,000 से अधिक वोट लोकसभा में मिले हैं तो निश्चित रूप से जो चुनाव जीते हैं पार्टियों के दम पर या दूसरे नंबर पर रहे हैं पार्टियों के दम पर, वो बहुत बौने हो जाते हैं व्यक्तिगत रूप से बॉबी के आगे। और अभी जो चुनाव यहाँ हुए केदारनाथ में, उस चुनाव में देख रहा था, लोग समझा रहे थे, लोग बताने का प्रयास भी कर रहे थे कि भले ही ये राष्ट्रीय दल हैं, इनके पास बहुत पैसा है, साधन है, संपन्नता है, उसके बाद भी जनता में जो सम्मान मिल रहा है वो क्षेत्रीय दल को मिल रहा है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी को मिल रहा है।
यानी कि जो जिस सम्मान की उम्मीद शुरुआत में हम नहीं कर पा रहे थे, उससे अधिक सम्मान उत्तराखंड क्रांति दल को मिलना, और एक क्षेत्रीय प्रत्याशी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है, जिसको वह भी लोगों ने समर्थन किया है, मिलना सकून देने वाला तो है ही। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े इस चुनाव में भी खुल के थे। थके हुए नेता, जिनको जनता विधानसभा में भी 2-2, 3-3 बार हरा चुकी है, वो कुछ इस प्रकार से घूम रहे थे जैसे जन नेता हों। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछ ही नहीं रहा था कोई, केवल वो लोग जो बहुत ज़्यादा योजनाएं चाहते हैं या सरकार में होने का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं, वो चिपके हुए थे। वरना इनको भी बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि घास नहीं डाली जा रही थी जनता के बीच में, भागते फिर रहे थे। यही स्थिति कांग्रेस की भी थी।